सो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? अभी तक हमने पढ़ लिया है कि डायमेंशन का क्या मतलब होता है और डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी का कैसे लिखते हैं। कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला में क्या डिफरेंस है? डायमेंशंस का मतलब होता है वो पावर्स जो किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को पाने के लिए हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर लगाते हैं। अगर स्टेटमेंट में बोलें तो डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू ऑब्टेन ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये डायमेंशन का मीनिंग है। और डायमेंशनल फार्मूला का मतलब क्या है? जब हम उन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज को डायमेंशंस के साथ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो हमें मिल जाता है डायमेंशनल फार्मूला। तो ये हमारा अभी तक का डिस्कशन हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें करना है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो इसको जरूर याद रखेंगे, इसको हमेशा ही दिमाग में रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब है कि किसी भी इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन है जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उस इक्वेशन में each and every term of a physical equation must have same dimensions। सेम डायमेंशंस होने चाहिए, हर टर्म के डायमेंशन सेम होने चाहिए, तभी हम उस इक्वेशन को बोलेंगे कि वो इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। ठीक है, और डायमेंशनली करेक्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमने क्या कहा है, ईच एंड एवरी टर्म। टर्म कहा है हमने, क्वांटिटी नहीं कहा। तो टर्म और क्वांटिटी दोनों में क्या डिफरेंस है अभी एक्सप्लेन करेंगे। हर टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, यानी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर्स होते हैं वो हर टर्म के लिए सेम होने चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। तो पूरा डायमेंशनल एनालिसिस जो पार्ट है इस चैप्टर का वो इसी एक स्टेटमेंट पर बेस्ड है। ये स्टेटमेंट तुम्हें हर टाइम याद रखना होगा। ठीक है, और इस टॉपिक से जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो भी इसी पर बेस्ड आता है, डायमेंशनल एनालिसिस पर बेस्ड। तो डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन हमें करने हैं, 3 एप्लीकेशंस हैं, तो उनको हम बारी बारी से करते हैं। तो पहला एप्लीकेशन तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही है, डायरेक्ट ऐसा भी बोल सकते हैं, टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ ए फिजिकल रिलेशन। कोई फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है कि नहीं, ये चेक करना। ये पहला एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो सपोज हमने ले लिया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लिया पहले, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए हमने ले लिया सपोज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो तुमने 9 क्लास में पढ़ा होगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये इक्वेशन है सपोज हमारे पास, और इस इक्वेशन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी हमें चेक करनी है। ऐसा भी बोल सकते हो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग पहली चीज हमें क्या देखनी है कि ईच एंड एवरी टर्म, कितने टर्म है इस इक्वेशन में। एक टर्म ये है और एक टर्म ये है
UT, इस पूरे को एक टर्म बोला जाएगा। इसमें दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये तुम्हें पता ही है कि इसमें U है इनिशियल वेलोसिटी और T है टाइम। तो इसमें क्वांटिटी तो दो हैं लेकिन टर्म ये एक ही है, ठीक है। इसको हम 2 यहाँ नहीं लिखेंगे, 2 लिखने से हो सकता है तुम्हें कंफ्यूजन हो। हम यहाँ पर टर्म की बात कर रहे हैं, सिंगल टर्म। ये एक टर्म हुआ और ये एक टर्म हुआ और ये पूरे को हम एक टर्म मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी दो फिजिकल क्वांटिटीज है, यहाँ पर है एक एक्सेलरेशन और दूसरा है टाइम। बट हमको सिंगल सिंगल फिजिकल क्वांटिटी की बात नहीं करना है, यहाँ करना है पूरा टर्म क्या है। तो इस इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं, ठीक है। तो तीनों टर्म का डायमेंशनल फार्मूला और यू कैन से डायमेंशंस दोनों सेम होने चाहिए। जब डायमेंशन सेम होंगे तो डायमेंशनल फार्मूला भी सेम ही होगा। तो इन तीनों के लिए डायमेंशनल फार्मूला सेम है कि नहीं ये चेक करना है, ठीक है। तो यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड है। तो पहला टर्म हमने लिया, पहला टर्म था एस। एस क्या चीज था? एस था डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज ए टाइप ऑफ लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट यानी एस के लिए डायमेंशनल फार्मूला हो गया ये L टू द पावर 0, सॉरी L टू द पावर 1। अगर इसको चाहें तो M टू द पावर 0, L टू द पावर 1, T टू द पावर 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एस है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ए टाइप ऑफ लेंथ। तो इसमें लेंथ आ गया, लेंथ की पावर 1 आ गई, बाकी सब कुछ 0 हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। इसी तरह से अब दूसरा टर्म क्या होगा? पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म है हमारा u t। इसमें u क्या है? u है इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। और t क्या है? टाइम, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हुआ L t टू द पावर -1 और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला हुआ t। जब सारे पावर्स को हमने एक जगह कलेक्ट करके लिखा तो L टू द पावर हो गई 1 और t टू द पावर -1 प्लस 1 तो हो जाएगी 0। यानी कि यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा m टू द पावर 0, L टू द पावर 1, t टू द पावर 0, या फिर सिंपली L भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी देखें, सेकंड टर्म का डायमेंशनल फार्मूला भी वही आ गया जो फर्स्ट टर्म का आया। फर्स्ट टर्म का आया था L और यहाँ सेकंड टर्म का भी आ गया L, और चाहे ऐसे लिख लो तो भी वही बात है, ठीक है। अब बचा हमारे पास तीसरा टर्म। तीसरा टर्म क्या था? तीसरा टर्म था 1/2 AT²। इसको जरा ध्यान से देखना। तो ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है कि जब हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं तो इसमें जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है, यानी कि ये जो 1/2 है, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिखा जाता है, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। तो 1/2 का नो डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया है, तो 1/2 के लिए कुछ नहीं लिखेंगे। लिखेंगे किसके लिए? A और T के लिए। ए क्या चीज था? ए था एक्सेलरेशन, ऐसे हमने शॉर्ट में लिख दिया एक्सेलरेशन, और उसके साथ क्या था? टाइम का स्क्वायर था, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला है L T⁻⁻², और यहाँ पर टाइम है, टाइम का स्क्वायर है, यहाँ पर हो जाएगा T²। तो यहाँ पर क्या मिल गया? L और T की पावर -2 और यहाँ पर +2, तो -2 +2। तो फिर से T की पावर 0 हो गई, यहाँ पे सिर्फ L बचा। और अगर M और L भी लिखना है, M और T भी लिखना है, तो M टू द पावर 0, L टू द पावर 1, T टू द पावर 0। तो फिर से सेम डायमेंशनल फार्मूला हमें मिल गया। देखो L आ गया, और यहाँ अगर ऐसे लिखा तो भी सेम ही आ रहा है। तो इस इक्वेशन में 3 टर्म थे। एक था ये वाला S, उसका डायमेंशनल फार्मूला आया L टू द पावर 1। दूसरा टर्म था UT, उसका डायमेंशनल फार्मूला आया L। और तीसरा टर्म था 1/2 AT², उसका भी डायमेंशनल फार्मूला आ गया L। इट मींस इस इक्वेशन के तीनों टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम आया, या ऐसा बोल सकते हैं कि डायमेंशन सेम आया, क्योंकि डायमेंशंस का मतलब होता है पावर्स of fundamental quantities to which they are raised to obtain a derived quantity। तो अगर डायमेंशन सेम है तो डायमेंशन फार्मूला भी सेम होगा।
तो इस स्टेटमेंट में तुम सेम डायमेंशन कह दो या सेम डायमेंशनल फार्मूला कह दो, एक ही बात है। तो ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एग्जाम्पल भी कह लो, और चाहे तो इसको पहला एप्लीकेशन भी कह लो। और एक एग्जाम्पल लेकर चेक करते हैं। और एक एग्जाम्पल हमने लिया, सपोज दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने, दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया, सपोज ये वाला बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एस। ये कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है? ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, अभी इसमें तुम लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि ये इक्वेशन तो गलत है, ये इक्वेशन गलत है। तुमने 9 क्लास में पढ़ा था, वो इक्वेशन क्या पढ़ा था? तुमने वो इक्वेशन पढ़ा था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये इक्वेशन पढ़ा था। लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा है? हमने जानबूझकर यहाँ पर गलत लिखा है। तुम्हें पता चल रहा है कि इक्वेशन गलत है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू as, जबकि एक्चुअल इक्वेशन तुम्हें याद होगा 9 क्लास में पढ़ा था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फिर भी हमने जानबूझकर ये इक्वेशन लिया है। क्यों लिया है? ये एक चीज को प्रूव करने के लिए लिया है। यहाँ पर एक चीज तुम्हें प्रूव हो जाएगा डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, वो जानने के लिए ही हमने ऐसा लिया है जानबूझकर। ठीक है, तो इस इक्वेशन का डायमेंशनल कंसिस्टेंसी हमें चेक करना है। चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कह लो या करेक्टनेस कह लो, एक ही बात है। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करो। तो इस इक्वेशन में कितने टर्म है जरा पहचानते हैं। इस इक्वेशन में एक टर्म है ये v स्क्वायर, दूसरा टर्म है u स्क्वायर, तीसरा टर्म है as। तो सभी के लिए डायमेंशनल फार्मूला लिख कर देखते हैं। तो v स्क्वायर, v क्या चीज था? स्पीड था। तो v स्क्वायर यानी कि जब हम v स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो v के स्पीड का v के डायमेंशनल फार्मूला का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर v स्क्वायर लिख देते हैं, जैसे टर्म है वैसा ही लिख देते हैं। तो v क्या चीज था? स्पीड था। तो स्पीड के डायमेंशनल फार्मूला का स्क्वायर करना होगा। तो स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? l t रेज़ टू पावर -1 इसका स्क्वायर। तो क्या मिल गया? l स्क्वायर t रेज़ टू पावर -2। सिमिलरली दूसरा जो टर्म था, दूसरा टर्म था u स्क्वायर। u क्या चीज था? u था इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड का स्क्वायर करोगे तो भी स्पीड का स्क्वायर ही आएगा, l t रेज़ टू पावर -1 होल स्क्वायर। तो इधर भी आ गया l स्क्वायर t पावर -2। और जो तीसरा टर्म था, तीसरा टर्म था a इंटू s। a क्या चीज था? a था एक्सेलरेशन, और s क्या चीज है? s है डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला l t रेज़ टू पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला l, डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ। तो यहाँ पर भी आ गया l की पावर, एक यहाँ पर थी और एक यहाँ पर थी, तो हो गया l स्क्वायर t रेज़ टू पावर -2। तो तीनों टर्म के डायमेंशनल फार्मूला हमने लिख लिए। अब जरा कंपेयर करके देखें, यहाँ भी l स्क्वायर t रेज़ टू पावर -2, यहाँ भी l स्क्वायर t रेज़ टू पावर -2, और यहाँ पर भी l स्क्वायर t रेज़ टू पावर -2। इट मींस द इक्वेशन यानी द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। ये जो इक्वेशन हमें दी गई थी ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये DIM जो लिखा है शॉर्ट में, इसका मीनिंग है डायमेंशनली। इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट, और यू कैन से डायमेंशनली करेक्ट। कंसिस्टेंट की जगह हम डायमेंशनली करेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखना जरा एक इम्पोर्टेंट बात कि इक्वेशन तो हमारा गलत था, हमें मालूम था गलत है, क्योंकि एक्चुअल इक्वेशन तो ये है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, बट हमने यहाँ पर 2 नहीं लिखा तो भी डायमेंशनली करेक्ट आ गया। इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब है कि इस मेथड से, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करने का जो मेथड है, उससे
हमें ये तो पता चल जाता है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है और यू कैन से डायमेंशनली कंसिस्टेंट, बट फिर भी इक्वेशन सही हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन में कहीं कहीं पर न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स भी मल्टीप्लाइड हो सकते हैं, बट डायमेंशनल कंसिस्टेंसी में उन न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स का पता नहीं चलता है। और एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लो हमने और एक एग्जांपल लिया, काइनेटिक एनर्जी लिखा हमने, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लिखा, और मान लो किसी स्टूडेंट ने याद किया फार्मूला और एग्जाम में लिखने के टाइम में k इक्वल टू लिख दिया 2mv²। एक्चुअल फार्मूला क्या होता है? एक्चुअल फार्मूला होता है k इक्वल टू 1/2 mv², बट वो स्टूडेंट भूल गया, उसको याद ही नहीं रहा कि 1/2 होगा कि 2 होगा, उसको 2 याद आया और उसने लिख दिया 2mv²। अब डायमेंशनली ये करेक्ट है कि नहीं, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। तो सपोज स्टूडेंट को मालूम था कि मेरा फार्मूला 2mv², उसको mv² तो याद आ रहा है, लेकिन ये याद नहीं आ रहा है कि 2 होगा कि नहीं होगा, तो वो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करके देखता है कि मेरा फार्मूला सही है कि नहीं। तो चेक कैसे करेगा? चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इन्होंने चेक किया फार्मूला सपोज, तो कैसे चेक करेंगे? इसमें कितने टर्म है? इस इक्वेशन में 2 टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ठीक है। तो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए k का डायमेंशनल फार्मूला पहले लिखेंगे। k का डायमेंशनल फार्मूला लिखा तो k क्या चीज था? k तो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसी भी टाइप की एनर्जी हो, डायमेंशनल फार्मूला सेम ही रहता है। तो ये ऑलरेडी बताया था कि ये चीजें आपको याद रखनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला, किसी भी एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला सेम ही होगा। तो ml² (10⁻²) ये k का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। इसी तरह से जो और एक टर्म बचा है mv², उसका भी डायमेंशनल फार्मूला लिख लेते हैं। तो mv² में 2mv² भी अगर मान लो ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 तो है न्यूमेरिकल कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना नहीं है। तो इधर mv² है, m मतलब हुआ मास और v मतलब हुआ स्पीड, तो स्पीड का स्क्वायर। तो मास के लिए हो गया m और स्पीड के लिए l(t⁻⁻1) होल स्क्वायर। तो क्या मिल गया फिर हमें? तो हमें मिल गया m, और इधर l⁻1 थी लेकिन ये स्क्वायर भी लगा हुआ था, तो क्या आ जाएगा ml²(t⁻²)। तो भाई ये स्टूडेंट भूल गया था, इसने अपना फार्मूला डायमेंशनल एनालिसिस से सोचा कि हम चेक कर लें, तो डायमेंशनल एनालिसिस से तो इनका फार्मूला सही आ गया, और जब इनको लगा कि हाँ मेरा फार्मूला सही है, तो इसी फार्मूला से k इक्वल टू 2mv² से क्वेश्चन सॉल्व करके घर भी आ गए। लेकिन बाद में जब आंसर शीट दिखाया गया क्लास में तो पता चला कि इनका आंसर तो गलत, इनका आंसर जितना आना चाहिए था उतना नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? इनका फार्मूला तो सही था। तो इसका आंसर ये है कि फार्मूला सही था लेकिन वो सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट था, फार्मूला करेक्ट नहीं था। फार्मूला करेक्ट होने के लिए उसमें 1/2 होगा, 2 होगा कि क्या होगा, वो न्यूमेरिकल कांस्टेंट भी सही होना चाहिए, ठीक है, जो कि नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह से हम केवल ये चेक कर सकते हैं कि फार्मूला में जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं उन क्वांटिटीज के पावर सही है कि नहीं, ये चेक हो जाएगा। बट न्यूमेरिकल कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई किया गया वो सही है कि नहीं, वो नहीं पता चलेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये वाला मेथड यूजलेस है, ये मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ अभी 11 क्लास में नहीं, पूरे लाइफ में तुम जब तक साइंस पढ़ोगे तब तक ये डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करने वाला तरीका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई बार हमें फार्मूला याद होता है फिर भूल जाते हैं, उसकी पावर भूल जाते हैं। कई बार ये भूल जाते हैं कि न्यूमरेटर में होगा कोई क्वांटिटी या डिनोमिनेटर में होगा। तो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करके हम ये पता लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का पावर फार्मूला में कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम कोई भी इक्वेशन को चेक करेंगे, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी उसकी चेक करेंगे,
तो लास्ट में ये स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। यहाँ पर डायमेंशनली वर्ड लिखना जरूरी है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि डायमेंशंस के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन सही है। बट जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया है उसके बारे में हमें नहीं पता है, तो क्लियरली लिख दिया जाता है कि द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, तो इसी तरह से और भी एग्जांपल्स किए जा सकते हैं, सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन ही नहीं, कोई भी एग्जांपल किए जा सकते हैं। बस यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, वो ये है कि लास्ट में हमें स्टेटमेंट जरूर लिखना है कि डायमेंशनली करेक्ट है ये इक्वेशन। ठीक है, अदरवाइज करेक्ट है कि नहीं हम नहीं जानते, बट डायमेंशंस के अकॉर्डिंग सही है। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा एप्लीकेशन है कि कोई भी, हमें ये मालूम है कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। तो बस इतना पता होने से, किन क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है इतना पता होने से, हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से वो करेक्ट रिलेशन क्या होगा वो पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल तुम्हें बताते हैं, उस एग्जांपल से कुछ आइडिया हो जाएगा। बाकी और इसमें हमें इस वाले एप्लीकेशन के लिए और 3-4 एग्जांपल करने पड़ेंगे, तब हमें क्लियर होगा। तो दूसरा एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड द रिलेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसमें हम एक एग्जांपल से समझेंगे, और इस एप्लीकेशन का भी बेसिस वही है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि इक्वेशन के ईच टर्म में डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए, या ऐसा भी बोल सकते हो कि इक्वेशन के दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, एलएचएस और आरएचएस दोनों में डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो इस उसी बात पर ये भी बेस्ड है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारा जो एग्जांपल था, उस एग्जांपल में हमें ये दिया गया था कि एग्जांपल क्वेश्चन मान लो ये है कि टाइम पीरियड ऑफ ए simple pendulum, time period of a simple pendulum depends on its effective length, mass of the bob and acceleration due to gravity। मान लो ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, और हमसे कहा गया है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन बताओ। ये ऐसे हमें क्वेश्चन दे दिया गया, बस इसमें इतना बता दिया कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इफेक्टिव लेंथ, मास ऑफ द बॉब और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन पता लगाओ। तो ये काम हम कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखो जरा। इसको सॉल्व करने का तरीका है कि मान लिया हमने कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को हम टी सिंबल से डिनोट करेंगे, कैपिटल टी से। ठीक है, और इफेक्टिव लेंथ को हम डिनोट करेंगे मान लो कि स्मॉल एल से, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम डिनोट करेंगे जी से। और मास ऑफ द बॉब, क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है उनको हम एक जगह लिख लेते हैं। मास ऑफ द बॉब, बॉब का मतलब समझते हो? पेंडुलम में जो नीचे एक मास बॉडी लगाया जाता है उसको बोलते हैं बॉब। उसके लिए हमने एम सिंबल यूज कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि टी डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स की जगह पे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन लिख लेते हैं।
तो T depends on what? T depends on effective length, mass of the bob एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि लेंथ के कितने पावर पर डिपेंड करता है, मास के कितने पावर पर डिपेंड करता है और जी के कितने पावर पर डिपेंड करता है, ये हमें नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल की पावर मान लेंगे, अननोन वैल्यू मान लेंगे ए। मान लो एल की ए पावर पर डिपेंड करता है, मास की बी पावर पर डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के सी पावर पर डिपेंड करता है। तो अगर हमें ए बी सी पता चल जाए, ए बी सी क्या है, लेंथ, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के पावर्स है, ये अगर हमें मालूम चल जाएंगे तो टी का इनके साथ क्या रिलेशन है वो भी पता चल जाएगा। अभी हमें खाली ये पता है कि इनका रिलेशन है, बट वो रिलेशन क्या है वो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे ये ध्यान से देखें जरा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में 100% श्योर है कि ये एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो T प्रोपोर्शनल टू L टू द पावर A, M टू द पावर B, G टू द पावर C। तो इसमें अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट होगा जिसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। तो T इक्वल टू हमने लिख लिया K, ये K कोई कांस्टेंट है, ठीक है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। तो M टू द पावर B और G टू द पावर C, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट होनी चाहिए। तो डायमेंशनली कंसिस्टेंट होनी चाहिए मींस बोथ साइड में, यानी कि LHS और RHS, क्योंकि इस इक्वेशन में दो ही टर्म है, एक टर्म है ये वाला T और दूसरा टर्म है ये। तो दोनों टर्म्स के डायमेंशंस यानी MLT जो इसमें आएंगे उनके पावर सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अभी दोनों साइड में हम डायमेंशंस लिखते हैं। राइट the dimensions of both the terms, दोनों टर्म्स के डायमेंशंस लिखते हैं। तो लेफ्ट साइड में तो टी था, टी क्या चीज था, टाइम था। देखो, तो टाइम के लिए डायमेंशन क्या होता है, तो इसमें हम एम एल टी सबको लिख देंगे क्योंकि राइट साइड में हो सकता है एम भी आए, एल भी आए, टी भी आए। तो टाइम में मास तो होता नहीं है तो मास का पावर हो जाएगा 0, लेंथ भी नहीं होता तो लेंथ का पावर 0, टाइम का पावर 1। और इसी तरह राइट साइड में पहले क्या था, लेंथ, तो लेंथ के लिए एल लिख दिया और लेंथ का पावर था ए, तो यहाँ लेंथ का पावर ए लगा दिया। फिर है मास, मास के लिए कैपिटल एम सिंबल लिखा जाता है डायमेंशन फार्मूला में, तो इसका पावर हमने माना था बी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई भी टाइप का एक्सेलरेशन हो, डायमेंशनल फार्मूला हमेशा सेम रहता है, तो ये हमने एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया एल टी टू पावर -2 और उसका पावर था सी। अब इन सभी डायमेंशंस को इकट्ठा करके लिख लेते हैं राइट साइड में। तो L टू द पावर यहाँ पर A है, ध्यान से देखना जरा, यहाँ पर A है और यहाँ L नहीं है, यहाँ थर्ड वाले में यहाँ L की पावर C है, C अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो L की टोटल पावर हो गई A यहाँ पर और C यहाँ पर, L की पावर हो गई A प्लस C। इसी तरह M की पावर, M कहाँ है, यहाँ है, M की पावर है B और कहीं पर M नहीं है। ठीक है, और अब t की पावर, यहाँ पर t नहीं है, यहाँ पर t नहीं है, यहाँ पर t है, तो t की पावर हो गई -2c। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आ गया, इसमें हमने सबके डायमेंशंस लिख लिए। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, दोनों साइड में डायमेंशंस, डायमेंशन मतलब होता है पावर, पावर दोनों साइड में सेम होने चाहिए। तो पावर्स को कंपेयर किया, L की पावर इधर है कितनी, A प्लस सी, और इधर L की पावर कितनी है 0, तो कंपैरिजन से क्या आ गया, A प्लस सी इक्वल टू 0। M की पावर इधर है B और इधर कितनी है 0, तो B इक्वल टू आ गया 0। इसी तरह बचा t, t की पावर है -2c और इधर t की पावर कितनी है 1, तो आ गया -2c इक्वल टू 1। तो ये जो इक्वेशंस हैं रेड कलर में लिखे हुए 3, 4, 5, इनकी हेल्प से ए बी सी तीनों हमें पता चल जाएंगे।
तो b तो डायरेक्टली पता चल गया कितना है, b इज इक्वल टू 0, ये b इक्वल टू 0 हो गया। c की वैल्यू इक्वेशन 5 से आ गई, कितनी आ गई, -1/2। और जब इस इक्वेशन से c की वैल्यू निकालकर हम इक्वेशन 3 में डालेंगे तब a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखो यहाँ पर a प्लस सी इक्वल टू 0 है, c की वैल्यू डालेंगे, a -1/2 इक्वल टू 0, तो a आ गया +1/2। तो हमने ए बी सी तीनों की वैल्यूज पता कर ली। और ए बी सी तीनों चीज थे क्या, ए बी सी थे लेंथ, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के पावर्स थे, वो पावर्स जिन पर पेंडुलम का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन और टाइम पीरियड कह लो डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिर अब इक्वेशन 1 में हम अगर ए बी सी की वैल्यूज डाल दें तो हमें पता चल जाएगा कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन लेंथ, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर किस तरह से डिपेंड करता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 t इक्वल टू k l टू द पावर a कितना आ गया, a आ गया हमारा ये +1/2 और मास की पावर आई थी b आ गया कितना, 0। इक्वेशन 4 में देखो मास की पावर आ गई 0। और g की पावर थी c कितना आ गया, इतना आ गया -1/2। ठीक है, तो t इक्वल टू हो गया k तो डायमेंशनलेस न्यूमेरिकल कांस्टेंट था, वो जैसे था वैसे ही रहेगा। l की पावर है +1/2 यानी कि 1/2 पावर का मतलब होता है रूट, तो हो गया √l। m की पावर 0 यानी कि यहाँ पर हो गया 1। और g की पावर रूट भी है और माइनस भी है, तो माइनस होने से चला जाएगा डिनोमिनेटर में और हाफ पावर होने से चला जाएगा रूट। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा और ढंग से लिख देते हैं। तो t इक्वल टू k और रूट में न्यूमरेटर में है l और डिनोमिनेटर में है g। तो ये आ गया वो फार्मूला आ गया किसका, कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम और एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। यहाँ पर ध्यान दें कि मास की पावर 0 आ गई, यानी कि भले ही किसी को मन में ऐसा आया हो कि मास पे भी डिपेंड करता है, ऐसा होता है ना, फार्मूला याद करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। तो अगर किसी को ऐसा मन में ख्याल आ रहा हो कि मास पर भी डिपेंड करता है, तो भाई उसने गलती से अगर मास लिख भी दिया और फिर डायमेंशनल एनालिसिस से चेक करके देखा, कैलकुलेट करके देखा, तो मास की पावर अपने आप 0 आ गई, तो फार्मूला से मास देखो गायब हो गया। यानी कि अगर किसी ने कह दिया कि मास पर डिपेंड करता है, तो हमें बाद में सही पता चल जाएगा डिपेंड करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी किन क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है ये मालूम हो, तो हम ये पता कर सकते हैं कि करेक्ट रिलेशन क्या होगा। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये जो k होता है, यहाँ पर जो k है, इसकी वैल्यू हम नहीं पता कर सकते। डायमेंशनल एनालिसिस से इस k की वैल्यू नहीं पता की जा सकती। तो ये k की वैल्यू क्या होगी ये हमको नहीं मालूम चलता है, बट फिर भी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके पावर्स हमें पता चल जाएंगे। ठीक है, तो अभी यहीं पर रोकते हैं। ये एग्जाम्पल एक हुआ है इस तरह का, अभी और 3-4 एग्जाम्पल हमें ऐसे ही करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम और एग्जाम्पल्स तुम्हें बताएंगे, फिर उससे आइडिया लग जाएगा कि कैसे ये काम किया जाएगा।